आदाब नाज़रीन, आज के हमारे इस पॉडकास्ट में आप सबका एक बार फिर खैर मकदम करते हैं। और हमारे साथ आज के इस पॉडकास्ट में जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर पॉलिटिशियन है और साथ ही में सोशल एक्टिविस्ट भी है, जिनका नाम गुलजार परदेसी साहब है। गुलजार साहब ने अपनी पूरी उम्र को यहाँ पर जो है सर्व किया है आम पब्लिक के लिए, लोगों के लिए, उनकी बका के लिए और उनकी खैर व आफरत के लिए। इस ज़मन हमारे साथ आज खुसूसी इस पॉडकास्ट में शामिल है गुलजार परदेसी साहब। गुलजार साहब, सबसे पहले खैर मकदम आपका करते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया। गुलजार साहब, आपसे समझना चाहेंगे, काफ़ी समय से आप सियासत करते हैं। मेरे ख्याल से जहाँ तक हमने सुना है कि पढ़ाई को भी अधूरा छोड़कर आप सियासी मैदान में उतर गए। तो सबसे पहले आपके सियासी ज़िंदगी समझना चाहेंगे, कहाँ से शुरू की और क्यों ये शुरू हो? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि आपने तालीम अधूरी डाली, अधूरी छोड़ती होगी। सच मानो तो मैं कभी स्कूल गया ही, ये नंबर एक। तो जो कुछ मैंने सीखा, बड़े फख्र से आपने ये कहा, बड़े फख्र से मैंने ये कहा कि मैं कभी स्कूल गया ही नहीं, लेकिन जिस सोहबत में रहा, जिस सोहबत में मैंने जिंदगी गुजारी है, माशाअल्लाह वो सब बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े सोच रखने वाले थे और बड़ी बड़ी तालीम उन्होंने हासिल की है। उनसे मैंने लिखना भी सीखा, पढ़ना भी सीखा, लैंग्वेज भी सीखी। ये उनकी बदौलत हुआ है, वरना मैं कभी स्कूल गया। यानी यार दोस्तों को देखकर आपने पढ़ाई शुरू की और लिखना शुरू कर दिया। और उसमें मेरा ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो है मेरे बच्चों का। जब ये स्कूल जाने लगे तो इनसे मैंने ABCD सीख लिया है, तो तब से मैं शुक्रिया अल्लाह का। यानी कहते थे कि माँ बाप उस्ताद के बाद उसके टीचर होते हैं बच्चों के, आपके बच्चे टीचर हैं। मेरे बच्चे ही मेरे टीचर थे, ये मेरी खुशकिस्मती थी। तो कैसे आपने अपनी सियासी जिंदगी शुरू की? बड़ी एक पोर फैमिली से। मेरे वालिद साहब थे एक सप्लायर। 1947 में उसने वो फौज को सप्लाई कर रहे थे, फायरवुडी। तो हमारा कारोबार 47 से, उससे पहले हमारा था फूड ट्रांसपोर्टेशन, हमारी जिम्मेदारी थी। हमारे दादा साहब जो फूड के ट्रांसपोर्टर थे, तो उसके बाद वालिद साहब उन्होंने फायरवुड का काम किया शुरू, तो उससे हमने शुरू किया। तो सियासत का जहाँ तक मेरा नज़र है कि 1975 में सोपोर के नज़दीक एक गांव है जिसका नाम था चनक। वहाँ मेरा एक रिलेटिव था, तो उसको वानी साहब के साथ लिजान था, गुलाम मोहम्मद वानी उसका नाम था। तो वो जमात इस्लामिया का एक अच्छा लीडर था, अच्छा कारकुन था और रुकनी जमात भी था। तो उसके घर से मेरा लिजान रहा। तो सबसे पहले मैंने जब एंट्री की है सियासत में तो जमात इस्लामी से। तो गुलजार साहब, एक बात बताइए, आप हमें सियासत में आना आपका शौक था या आप किसी से इंस्पायर हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ना मेरा सियासत का शौक था, ना मैं किसी से इंस्पायर हुआ था। लेकिन एक बात थी, एक्चुअली मैं सोशल एक्टिविस्ट था, मैं सोशल वर्कर था। मैं लोगों के जहाँ भी किसी भी बंदे को, किसी भी जानवर को या किसी भी चीज़ को कहीं से मैं देख रहा था ये इसके साथ ज्यादती हो रही है या इसके साथ नाइंसाफी हो रही थी, तो वहाँ मेरा जज्बात काबू नहीं होते थे, तो मैं उस पर लड़ पड़ता। तो जिसके लिए आप लड़ते थे, क्या ये पॉलिटिकल पार्टी का पीछे से बैकअप था या आप अपने पर्सनल दिमाग को लेकर चल रहे थे? बिल्कुल, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई बैक नहीं था, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, जमात इस्लामिया से मैंने शुरू किया है और यूथ फेडरेशन 1977 में मैंने यूथ फेडरेशन में ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने बहुत सारी पार्टी जितनी भी यहाँ अलग थी उनसे मैंने काम किया है। ये जानकर जो अवाम के मसाइल थे, उन मसाइलों को उन जमातों तक पहुँचाना चाहता था, उनसे उनके लिए मदद तलब करना चाहता था। जो लोग मुख्तलिफ किस्म के मुश्किलातों में होते थे, तो मैं इन पार्टियों के लीडरों के पास, इनके चाहे वो मंत्री थे या मतलब लीडर थे, मैं उनके पास जाता था, उनके मसाइल। इसलिए जितने भी लीडर थे जम्मू कश्मीर में, उन सब से मेरा मुलाकात हुआ है किसी न किसी तरीके से, और हर एक का मैंने लेक्चर सुना है। मुझे एक शौक था सुनने का, लोगों से मैंने सुना, तो वही मेरे दिमाग में आज तक चल रहा है। यानी आपके कहने के मुताबिक आपने अपनी सियासी कैरियर का शुरुआत जो है जमात इस्लामी से की? बिल्कुल। लेकिन सुनने में आया जमात इस्लामी कट्टरपंथी थी, कट्टरपंथ वहाँ पर चल रहा था।
الگ سی تعلیم دی جا رہی تھی وہاں پر. تو دیکھو، آپ میں جہاں- کچھ ایسا ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی کٹر پنتھی آپ پال رہے ہو. بالکل نہیں. کٹر پنتھی کی بات الگ سے ہے، لیکن تعلیمی لحاظ سے جو تعلیمی لحاظ سے ہی میں کہہ رہا ہوں، جو بھی تعلیم دی جا رہی تھی وہاں پر وہ کٹر پنتھی ہوتی تھی. بالکل، جہاں جس وقت میں نے جماعت اسلامی میں کام کیا اس وقت ایسا کچھ نہیں تھا، کیونکہ اس وقت جہاں تک میرا خیال تھا یہاں نیشنل کانفرنس بڑی پارٹی تھی. تو میں نے اس کے بعد ہی سمجھا ہے کہ جماعت اسلامیہ ایک ایسی جماعت ہے جنہیں سیاست میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ وہ اس میں زیادہ تر لوگ دیندار تھے. میں نے بعد میں سوچا کہ جماعت اسلامیہ کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے تھا. جماعت اسلامیہ کو اپنی دین کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے جو یہ چیز جو وقت انویسٹ کر رہے ہیں، اگر وہ دینی درس دینے کے لیے ہی کرتے، چاہے انہوں نے درسگاہ بنائے تھے، چاہے انہوں نے دوسرے کام کیے تھے دین سے ریلیٹڈ، ان کے شعبہ دیتا ہے وہی، ان کو سیاست میں شعبہ نہیں دیتا ہے. آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں. آپ کو کب احساس ہوا؟ میں نے 1977 میں ہی احساس ہوا اس بات کہ جماعت اسلامیہ ایک سیاسی پارٹی نہیں ہونی چاہیے. یا تو ان کو اسلام اس میں سے نکالنا ہے تو پھر جماعت میں پھر لڑنا ہے، پھر سیاست میں. یعنی کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ آپ کو احساس ہوا کہ ان کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ہاں، ہوا نا ایسا. کوئی ایک واقعہ ہمیں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں. جب 1982 میں سید علی شاہ گیلانی صاحب نے الیکشن جیتا ہے جماعت اسلامیہ کی ٹکٹ پہ، پھر یہاں جب متحد ہونے کی بات آئی کہ ہمیں اس سے کہا گیا ہے، سوپور ایک جامعہ میں اس سے کہا گیا ہے کہ آپ اپنی کرسی سے ریزائن کرو، کہ آپ ریزائن کرو، یہ ہمیں اس جمہوری نظام سے ہم الگ رہیں گے. تو انہوں نے اس وقت گنابی سمجھی صاحب تھا اور بہت دو چار لیڈر تھے، ان کو اس وقت کہا گیا تھا، شاید 3 جماعت اسلامیہ کے اسمبلی ممبر تھے، ان کو کہا گیا تھا اس وقت جامعہ مسجد میں، بھائی اس کو آپ خیر بات کرو، اس اسمبلی سے آپ خیر بات اس کو خیر بات کرو، آپ ریزائن کرو. لیکن انہوں نے اس وقت نہیں کیا. تو مجھے لگا ہے کہ دراصل یہ چیز صحیح نہیں ہے. اگر انہوں نے اس وقت ریزائن کیا ہوتا تو ٹھیک تھا. کافی سمے سے آپ سیاست کر رہے ہو، آپ نے الیکشن کیوں نہیں لڑا؟ میں نے لڑا ہے 2 بار. کون سی؟ میں نے 2002 میں بھی لڑا الیکشن، میں نے 2008 میں بھی لڑا. اس کے بعد میں تھک گیا. ہارتے نہیں، ہارتے نہیں، میں ہارنے والا نہیں. کیا لوگوں کا سپورٹ نہیں تھا؟ لوگوں کا سپورٹ بھی ہے، لیکن مجھے جہاں تک لگ رہا ہے شوکت صاحب، میں نے دیکھا ہے یہاں لوگ، جہاں تک میں ریڈ کر رہا ہوں، جہاں لوگ جھوٹ کے عادی ہو، سننے کے بھی عادی ہو. پولیٹیشین کون سا سچ بول رہے ہیں؟ نہیں، میری جہاں تک میں سوچ رہا ہوں کہ پولیٹیشین ایک ایسا جاب ہے جو میرے خیال میں ایک پولیٹیشین جو سیدھا جنت میں ہونا چاہیے جگہ. جھوٹ کے لیے؟ نہیں، جھوٹ کے لیے. تو کون سا جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. کون سی جو لوگ، جو پولیٹیشین لوگوں کی کون سی خدمت ہوگی؟ لیکن وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے، لیکن ایسے جنت میں جانے کی بات آپ کہہ رہے ہو، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیا جنت کی ٹکٹ جھوٹ کے بولنے سے ہوتی ہے؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں جھوٹ بولنا الگ چیز ہے، اس کے 2 روپ ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک آدمی جھوٹا ہو، لیکن ابھی جو آپ بتا رہے ہیں کہ جہاں تک میری سیاست ہے، جہاں تک میں سیاست کرتا ہوں، میں نے اپنے بچوں کا حقوق پامال کیے. یہ وقت جو مجھے اپنے بچوں کو دینا تھا وہ میں نے عوام کی خدمت میں کی. کیا میں جھوٹا ہوں؟ ووٹ کیوں نہیں ڈالے لوگوں نے آپ کو؟ یہی تو میں، اگر لوگ جھوٹ کے عادی ہو گئے، اگر لوگ جھوٹ سننے کے عادی ہو گئے، اگر لوگ جھوٹ بولنے کے عادی ہو گئے، تو سچائی سے اس کو بعد میں نفرت ہوگی. وہ ان کو سچائی سے ہضم نہیں ہوتی. اس کو ان کو اب سچائی سے ہضم نہیں ہوتی. کافی سمے آپ نے سیاست کی ہے، اب کی سیاست میں اور آپ کی سیاست میں کتنا ڈفرنس آپ کو لگ رہا ہے؟ کتنا فرق لگ رہا ہے آپ کو؟ آپ کی سیاست میں کیا زیادہ پرانے سے کچھ ہے یا پہلے ہی کچھ ٹھیک تھا؟ دیکھو شیخ صاحب، میں نے 2000 میں اپنی ایک پارٹی بنائی ہے جس کا نام تھا مولا انصاف. تو اس کا پس منظر صرف یہی تھا کہ جو لوگ، میں نے پہلے کہا تھا، میرا دادا جی جو تھا وہ بیسک فوڈ ٹرانسپورٹ تھا. جس وقت یہاں روڈ ٹرانسپورٹ نہیں تھا تو یہاں جتنا بھی خوردنی اشیاء، جتنا بھی جو کچھ تھا یہاں، یہ تو آبی ٹرانسپورٹیشن. اس کی ٹرانسپورٹیشن پاکستان سے لے کے راولپنڈی سے لے کے
जम्मू तक हर जगह पर, हर गली में, जहां जहां नदी नाले थे, उन नदी नालों में सिर्फ और सिर्फ आबी ट्रांसपोर्ट था, और जहां पहाड़ी एरिया थे वहां बैलगाड़ियां थी। तो जब आबी ट्रांसपोर्ट को रोड ट्रांसपोर्ट में तब्दील किया गया, सादिक साहब ने किया है ये काम, सादिक साहब ने किया है। यहाँ उन्होंने रोड ट्रांसपोर्ट आम किया है, चाहे वो क्या नाम है उनको, बैलगाड़ी वालों को। I'm sorry to गुलजार साहब, I'm sorry to interrupt you. आप शायद मेरे सवाल को समझ नहीं पा रहे हो, कैरी नहीं कर पा रहे हो। मेरे कहने का मतलब है जो आपने सियासत 2008 या 2004 में की है, तब से लेकर अभी तक, अभी की सियासत में कितना फ़र्क है? क्या वो सियासत ठीक थी जो आपने की 2004 में, या अब की सियासत ठीक है जो अभी उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं? सियासत उस वक्त भी ठीक थी, सियासत आज भी ठीक है, लेकिन आज झूठ ज़्यादा चल रहा है। इसमें दो चीज़ें, नहीं झूठ भी बिल्कुल नहीं, उमर साहब ने सच बोला था। बिल्कुल कोई झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन उमर साहब ने सच बोला था। फर्क नहीं, उमर साहब ने सच बोला था। वो चीफ मिनिस्टर भी बन गए, लोगों के पास गए, अपनी टोपी नीचे उतारी, लोगों से वादे किए हैं गैस सिलेंडर पर फ्री देने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। लेकिन जिस वक्त उन्होंने एक और बयान दिया है सीएम बनने से पहले, हम मीटर को उखाड़ कर दहले में फेंक देंगे, आज उन्होंने ही कहा है कि एक बार फिर से मीटर लगाने की ज़रूरत है। तब जाकर हम रीड करेंगे कि 200 यूनिट्स किस तरह से हम फ्री करेंगे। फिर भी दिया वो 200 यूनिट्स को किन को दिया गया, जो कोई है ही नहीं है। यही सियासत है आज। नहीं, मैं ये सियासत अलग चीज़ है, मैनिफेस्टो अलग चीज़ है, जो मैं समझ। सियासत में ही आता है ना। ये जो मैनिफेस्टो उन्होंने उस वक्त किया, मैंने पिछले बार भी इस सवाल का जवाब दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बार 2024 में 23 में किसी ने वोट नहीं दिया। 2024 का वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं मिला, न किसी कैंडिडेट जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट थे उनको वोट नहीं मिला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम पे वोट नहीं मिला, हाल के नाम पर वोट नहीं मिला। फिर किसको वोट मिला है एक मैनिफेस्टो के नाम पर, जिस मैनिफेस्टो में राफिर साहब ने, अगर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बुरा नहीं मानेंगे, उमर साहब ने इस नेशनल कॉन्फ्रेंस का जनाजा निकाला और राफिर साहब ने इसका चार्म निकाला जब उसने मैनिफेस्टो इशू किया। अगर उमर साहब ने, लोग खुश हुए थे उस वक्त, लोगों को लगा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमें एक लीडर दिया है। जब उमर साहब वॉलंटियरली 2023 में जब बिगुल बजा है इसका इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन बोर्ड का, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब इलेक्शन कराएंगे, तो उस वक्त जब इलेक्शन कराने के लिए यहाँ कहा गया तो उमर साहब वॉलंटियरली तमाम पार्टियों में जितने भी, चाहे नेशनल पार्टी थे, इलाकाई पार्टी है, उन सबों में से जहाँ तक नेशनल में भी एक ही वाहिद लीडर निकला उमर साहब, जिसने इस इलेक्शन का इनकार किया कि उसने कहा कि मैं वो इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जिस असेंबली का म्यूनिसिपल मतलब इस म्यूनिसिपल से कम पावर होगी, मैं वहाँ नहीं उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा जहाँ मुझे कल ट्रांसफर के लिए गवर्नर के पास जाना पड़ेगा। तो तब लोगों को, मुझे लगा, खास कर लोगों को लगा या नहीं लगा, मुझे लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शायद उनको लीडर दिया है। अब ये शायद दरअसल ये सब जितनी भी यहाँ इलाकाई पार्टियाँ, जितनी भी लीडर है, चाहे पार्टियों से बाहर या सोशल एक्टिविस्ट जो भी है, उनको ये अब मुत्थित करेगा। उनको बोलेंगे हम तब तक कोई काम नहीं करेंगे, किसी भी तरह से कोई इलेक्शन पोस्ट पे नहीं करेंगे या हिस्सा नहीं लेंगे जब तक ना हम अपनी मांगे सेंटर से मनवाएं। तो ऐसे में जिस तरह से आप ये बात कह रहे हो, लोगों के मसले जो है वो झुमके तू है। अभी जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी या पीसी या दूसरी जमात है या अपनी पार्टी है, आपकी पार्टी है, वो कहते हैं, वो अभी आपस में जो है इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, एक दूसरे को इल्ज़ाम मार रहे हैं। कहावत से आत्मजन हशनोश पाम पाम दिमा पाने वाले, ऐसे में आम लोग सफ़र कर रहे हैं, तो कैसे मसला ठीक हो जाएगा? नहीं शुक्र साहब, दरअसल ये बात आपने दुरुस्त फरमाई है। ये आज नहीं हो रहा है, ये 1947 से यहाँ चल रहा है। यानी आप भी कर रहे थे? ये आज नहीं हो रहा है। आप भी कर रहे थे सियासत? लोगों को झूठा वादा करके मुझे कहीं आप मेरी बात आप रखो एक बात, 2 मिनट, इसका जवाब मैं आपको दे दूँ। मैं कहाँ इन वालों का कहा नहीं,
یہ تو آپ کو بتا سا آپ کا حق ہے. اکارڈنگ ٹو یور اسٹیٹمنٹ کہ آپ 2004 سے پالیٹیشین میں ہے, آپ پالیٹکس جوائن آپ نے 2004 میں کی ہے, آپ 1947 کی بات کر رہے ہو, یعنی 1947 کے بعد ابھی تک آپ بھی تو آتے ہیں نا اس میں, آپ بھی لوگوں کے ساتھ. میں بھی آ رہا ہوں اس میں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ نیشنل کانفرنس کا جو اس وقت کا جو عمر صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا, میں بھی خوش ہوا شاید ہم متحد ہونے والے ہیں, اس کشمیر کا کچھ ہونے والا ہے. جب یہ نہیں ہوا کہ کچھ دن کے بعد ہی پیپر فائل کرنے کے لیے جب ڈی سی آفس پہنچ گئے ہیں عمر صاحب, تو اس وقت مجھے لگا کہ اب اس نے نیشنل کانفرنس کا بیڑا کر دیا. تو اس کے بعد یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد جب مینیفیسٹو بنا, عمر صاحب جانتا تھا کہ اب اگر انہوں نے پوسٹ پیڈ کیا ہے, اب وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, تو ایک یو ٹی چیف منسٹر کے پاور کیا ہے, اس نے کیسے یہ مینیفیسٹو بنایا. آج وہ لوگوں کو اس وقت پتہ نہیں ہے, اس نے بڑے بڑے ملکوں میں تعلیم حاصل کی ہے, وہ کوئی بچہ نہیں تھا, عمر صاحب کوئی بچہ نہیں تھا, وہ سیاست جانتا تھا, لیکن اس نے یہاں کے لوگوں کو بیوقوف بنایا. میں وہی کہہ رہا ہوں, یہاں لوگ جھوٹ کے عادی ہو گئے. اگر اس کو یہ پتہ نہیں تھا, اگر اس نے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی, تو ہمیں نہیں سمجھتا کہ یو ٹی میں کون سا یہ چیز ہمیں عمر صاحب کا دے سکتا ہے, جب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں, جب اس نے خود ایکسیپٹ کیا کہ میرے پاس کچھ نہیں, ایک یو ٹی چیف منسٹر کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے, تو اس نے کیسے لوگوں کو بیوقوف بنایا. تو اب یہ بات ہے, میں کہہ رہا ہوں یہاں دو طرح کے لوگ ہیں, دو طرح کے پولیٹیشین ہیں, دو طرح کی سیاسی پارٹیاں ہیں. ایک وہ جو اس ریاست کے جو مسائل ہیں, جو اس ریاست کے عوام کے حقوق ہیں, جو اس ریاست کی عزت اور وقار ہے, جو اس ریاست کے عوام کے معاملات ہیں, ایک جماعت وہ ہے, جماعت نہیں, ایک حصہ وہ ہے جو جموں کشمیر کی نمائندگی کر رہے ہیں, جموں کشمیر کے عوام کے لیے سچیت کر رہے ہیں, جموں کشمیر کے بنیادی معاملات کے لیے, جموں کشمیر کے یکار کے لیے, جموں کشمیر کے عوام کے معاملات کے لیے سیاست. دوسرا انہی جماعتوں میں, انہی کے صفوں میں, میں نہیں بتاؤں گا نیشنل کانفرنس یا کوئی کسی بھی پارٹی کا نام نہیں لے رہا ہوں, لیکن ان کے صفوں میں ہیں وہ لوگ جو سینٹر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کا ایجنڈا یہاں چلا رہے ہیں, ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کا ایجنڈا یہاں چلا رہے ہیں. وہ ہر ایک پارٹی کے صفوں میں ہیں وہ لوگ جو انہیں طرح طرح کے اسٹیٹمنٹ الگ الگ طریقے سے ان کو بکھرتے ہیں, اور ان کا مقصد ہوتا ہے یا تو ان کو ہندوستان کے ان کو کئی طرح کی ٹارگٹ ہوتے ہیں, یا تو ان کا خیال ہوتا ہے وہ ہندوستان کے نائب صدر بنیں گے, یا ان کو یہ خیال ہوگا کہ ان کو ہندوستان کا کوئی کسی بڑے عہدے پر, ان کو اس جموں کشمیر کے معاملات, چاہے وہ کشمیری میں کہتے ہیں کہ مردہ جنت میں جائے یا جہنم میں, ہمیں اس سے کچھ نہیں ہے, اسی طرح سے ان کو اس سے جموں کشمیر کہاں جائے, لیکن ان کو صرف دلی والوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ یہاں سیاست. تو ابھی ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں, بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیاں یا چھوٹی پولیٹیکل پارٹیاں 370 کا کارڈ استعمال کر رہے ہیں, کیا آپ مانتے ہو 370 واپس آئے گا؟ دیکھو 370 واپس آئے گا نہیں آئے گا, اس پر میں بات نہیں کروں, اس پر میں کچھ کہوں گا, لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ ہندوستان, ڈرتے ہو بات بولنے سے؟ ایک بات میں ضرور آپ کو بتاؤں گا. کن سے ڈر لگتا ہے؟ مجھے ڈر کسی سے نہیں, میں کس سے ڈرتا ہوں؟ جواب کو نہیں دیں گے. دیکھو میری عمر 70 سال ہے, اگر باقی مجھے پی ایس سی لگے تو میں جاؤں گا جیل میں, باقی دن وہاں گزاروں گا, مجھے ایسی کوئی دقت نہیں. ایک باعزت شہری ہونے کے ناطے آپ جواب دے سکتے ہو 370 واپس آئے گا یا نہیں آئے گا, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ میرے خیال میں یہ ایکٹ جو تھے, یہ دفعہ جو لگے ہیں, یہ صرف جموں کشمیر میں نہیں, باقی اسٹیٹوں میں بھی ہے. کیا پرابلم ہے اگر ہندوستان اس کو ریموو کرے, کیا پرابلم ہے؟ اس سے کچھ نہیں ہوگا. تو پرابلم نہیں تھا, کیوں اٹھایا, کیوں جب پرابلم نہیں تھا اٹھایا کیوں؟ ان کو اپنی پرابلم تھی, سینٹرل گورنمنٹ کو ایک پرابلم تھی. انہوں نے پچھلے 14 سال سے اب جموں کشمیر پر سیاست کی, انہوں نے یہ ووٹ بینک بنایا ہے اپنی سیاست کا. ان کا یہ ایک چیز ہے, دیکھو آپ جہاں بھی جموں کشمیر کے لوگوں کو فائدہ تھا 370 سے. نہیں, آپ دیکھو اس سے کس کو فائدہ ہوا ہے؟ اس کو بی جے پی کا فائدہ ہوا ہے.
नहीं, आप देखो नहीं, जब तक 370 था इसका मुझे फायदा आप ये बताओ, मुझे आप बताओ, जहाँ जहाँ मोदी जी जाता है, जहाँ जहाँ अमित शाह जी जाता है, वहाँ सबसे पहले यही बात होती है, हम दफा 370 खत्म किया है, उनको उससे फायदा हुआ है, पॉलिटिकल फायदा। दफा 370 हटने के बाद ही हम लोगों ने यहाँ पर खाना शुरू कर दिया, क्या उससे पहले नहीं खाते थे? बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, मैंने यही कहा आपसे कि फायदा हुआ है उनको इससे, जम्मू कश्मीर के लोगों को इससे कोई फायदा। हमने एग्रीमेंट किया है जम्मू कश्मीर के पुरखों ने, जिसमें हरी सिंह साहब था, जिसमें शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब था, उन्होंने जो एग्रीमेंट किया है इंडिया के साथ, तब से आज तक हमने कब इनकार किया है इस एग्रीमेंट का? लेकिन एक मखसूस पार्टी जो आई है हिंदुस्तान में, जो भारतीय जनता पार्टी है, आप देखो, इसके सिवा जम्मू कश्मीर के मसले के सिवा उनके पास कौन सी सियासत है? वो उड़ीसा जाके, वो बिहार जाके, वो हरियाणा जाके, वो बंगाल जाके, किसी भी 32 स्टेटों में यही एक चर्चा उनके पास है, हमने दफा 370 खत्म किया, हमने दफा 370 खत्म किया, हमने इससे ज्यादा उनके पास। दफा 370 खत्म करने के बाद काफी बड़े दावे किए गए जम्मू कश्मीर के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने का वादा किया गया था, डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर को करने का वादा किया गया था, जम्मू कश्मीर को गुलजार करने का वादा किया गया था, जबकि अभी भी हजारों की तादाद में कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स सड़कों पे धरना दे रहे हैं, जबकि अभी भी लोग सड़कों पे पावर के लिए, सड़कों के लिए अभी धरना दे रहे हैं। दिवेश गुप्ता साहब, आपने बताया कि इससे पहले आपने ये सवाल किया था कि इससे पहले हम खाना नहीं खाते थे। मैंने कहा हम 1953 से लेकर आज तक बहुत खूब खाना खाते हैं। जम्मू कश्मीर में 53 से पहले यहाँ बाढ़ आती थी, यहाँ लोगों को किल्लत थी ग़िज़ा की। तो बख्शी गुलाम अहमद साहब ने यहाँ जब वजीर आला बने, तो उन्होंने इसी चीज के साथ नए जो चीज यहाँ जो मौजूद थे दफा 370 में, उसने उन्हीं दिनों उनसे हमसे वो छीने गई थी, इसी आउस, चावल के आउस, इससे और कुछ नहीं मिला। तब भी खाते थे हम 53 से आज तक यहाँ किल्लत, ग़िज़ा की किल्लत कभी नहीं। तब से हमें पंजाब से हिंदुस्तान ग़िज़ा भेजता है। यानी आप नहीं मानते हो 370 यहाँ से हटा दी गई, हमारी इज्जत को छीना गया? ये तो मैंने पहले ही कहा कि ये सारा टारगेट था हमारी। देखो, इस सवाल का मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था, इनके साथ ये इस चीज से हुआ था कि जब हरी सिंह साहब ने या शेख साहब ने जब ये एग्रीमेंट हुआ है, तब हिंदुस्तान के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने माना था इस बात को कि हम जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का ताज बनाएं। इस बात के लिए हिंदुस्तान के साथ एग्रीमेंट हुआ था। पिछले 14 साल से जो हिंदुस्तान का ताज था, इस ताज को भारतीय जनता पार्टी ने पैरों तले रोक दिया। इस ताज को, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने माना, जिसने क्या नाम है इसका, मोरारजी देसाई जी ने माना, कश्मीर में आकर उसने कहा कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, तो आज जो पिछले 14 साल से इस ताज को पैरों तले रोक रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि ये इसी चीज को, इसी जो इज्जत हिंदुस्तान अपने हमें कह रहा है कि ये हिंदुस्तान का इज्जत है, हिंदुस्तान का ताज है, क्या ताज पैरों तले रूंधा जाता है? ताज की जगह सिर पे होती है, पैरों के नीचे नहीं है। यूनिटैरिटी मतलब क्या है? ये पांव ही है ना, ये जुदा है ना, ये कहाँ का इंसाफ? ताज की जगह यहां होती है, सिर पे, न कि पैरों के नीचे। कैसे बात करते हैं? गुलजार परदेसी का क्या प्लान है आगे? इलेक्शन लड़ना, लोगों की रहनुमाई करना, लोगों की मदद करना, लोगों के मसले मसाइल को दूर करना? एक सोशल वर्कर की हैसियत से आपने पार्टी क्यों ज्वाइन? आज भी मैंने पार्टी ज्वाइन किया है। सिर्फ वही मसाइल जो लोगों के मसाइल। ये आप सोशल एक्टिविस्ट बन के करेंगे या पार्टी में होकर करेंगे लोगों के हर मसले? मैंने यही सोचा था। मैंने अपनी पार्टी बनाई क्यों थी? मैंने एक सवाल जो आपने बीच में काट दिया, जो मैंने कहा कि यहाँ आर्मी ट्रांसपोर्ट था, यहाँ रोड ट्रांसपोर्ट नहीं था। जो लोग रोड ट्रांसपोर्ट से, जो आर्मी ट्रांसपोर्ट मुतासिर हुए, वो 1953 से लेकर आज तक मुतासिर, असली नुमाइंदा ने जो मल्ला कम्युनिटी असल नुमाइंदगी, यानी आप रिप्रेजेंट वाटर ट्रांसपोर्ट को कर रहे थे, उन लोगों को कर रहे थे। यस, बिल्कुल।
ज़्यादा मैं उस चीज़ का, और दूसरा मैं उन शजरकारों का, किसानों का, यहाँ के रेड़े वालों का, यहाँ के फुटपाथ वालों का, यहाँ के बेघर लोगों का, जो जिसको कहते हैं, मतलब जितने भी यहाँ कौमें, देखो यहाँ बड़ा इस्तेसाल हो रहा है, यहाँ बड़ा इस्तेसाल हो रहा है कि एक बच्चा जो अपने आंखों का खून जला देता है और बाद में जब किसी जगह पर पहुंचता है तो वहाँ रिजर्वेशन होते हैं, किसी को हिस्सों में बांट दिया जाता है, जो असल मेहनत करने वाले होते हैं, जिनको वो लोग उन लोगों के साथ नाइंसाफी। गुलजार साहब के क्या प्लान है आगे? पार्टी के थ्रू इलेक्शन लड़ना या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लगेगा? मैं इलेक्शन नहीं लड़ता। तो पार्टी ज्वाइन क्यों की? पार्टी इसलिए ज्वाइन किया है कि मैं लोगों के मसाइल उस पार्टी के थ्रू अर्ज करूँ। कैसे? अगर राहबर सही होगा, अगर रहनुमा सही होगा, तो उस तक जब अवामी मसाइल पहुँच जाएंगे तो उन मसलों को उसकी वसादत से अजाला। तो इससे अच्छा है ना कि हमने जिस तरह से सुना आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। बिल्कुल। मैं आप अपने जेब से, अपने घर से खर्चा बर्दाश्त करके लोगों की मदद करते हैं। बिल्कुल कर रहा हूँ। पार्टी की क्या जरूरत है आपको? पार्टी की जरूरत पड़ जाती है, पार्टी की जरूरत पड़ जाती है। कुछ मसाइल जो होते हैं, जो बाहर से हल नहीं होते हैं, जो ब्यूरोक्रेटों के थ्रू हल नहीं होते हैं, वो असेंबली में हल होते हैं। तो असेंबली में हमारी बात पहुंचनी चाहिए। तो खुद ही आप पहुंचा दो, आप इलेक्शन में उठिए। तो देखेंगे बच्चे, आप किसी और पे क्यों डिपेंड रहे? मैं बच्चों को कर रहा हूँ तैयार। मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, इंशाल्लाह ग्रेजुएट है सभी, और इंशाल्लाह अगर जब वक्त आएगा तो मैं इनको आगे करूँगा। अभी खुद मैं इतना ही करूँगा कि जितना मैं कर सकूँगा आवाम के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार साहब, आपने अपना कीमती टाइम हमें दे दिया है। आखिर में जाते जाते आपसे समझना चाहेंगे हमारे इन देखने वाले नाज़रीन के लिए किस प्रकार की मैसेज आपकी रहेगी, क्या कहेंगे अपने लोगों को? मैं अपने जम्मू कश्मीर के अवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि एक कहावत है, कश्मीरी कहावत, गए हो ज़ालिकत बस। क्या मतलब है इसका? ये 100 साल पहले बात हुई थी, 100 साल से ज्यादा टाइम गुजर चुका है कि कोई बात हुई थी, लेकिन आज तक लोगों को ये पता नहीं है बात क्या है, कि बात क्या थी। मैं यही मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ कि हर चीज को मुताला करो, हर चीज का पहले मुताला करो। यहाँ ये भी बात आई है कि पनवत्रस क्या लिखित शेर कश्मीर जिंदाबाद। भाई किसी ने मुताला नहीं किया, किसी ने ये पढ़ा नहीं, किसी ने देखा नहीं, कयासारी की है। लेकिन सही बात जो है, या तो तवारीख गलत लिखी है, या उन्होंने किसी प्रेशर में लिखी, या उन्होंने किसी के फेवर में लिखी। यह कंफ्यूजन जो है, ये आज भी आवाम में। एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहेंगे जाते जाते। वैसे हम अपने नाज़रीन को माफ़ी मांगते हैं क्योंकि हमने आखिरी सवाल कहा था, लेकिन अब हम आपको आखिरी सवाल बता देते हैं। 370 से पहले यहाँ पर कोई तिरंगा हाथ में नहीं लेता था, कोई भी 26 जनवरी या 15 अगस्त को सेलिब्रेट नहीं करता था, लेकिन अब लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार इन दिनों का कर रहे हैं कब वो सेलिब्रेशन करे 15 अगस्त या 26 जनवरी का। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कहा घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा, इसी तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी कहा घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा, जिससे लोग काफ़ी मुतासर हुए हैं। कितना ज़रूरी है पूरी कौम के लिए घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा? मुझे आपकी बात से इत्तेफाक नहीं है कि पिछले 14 साल से लोग यहाँ तिरंगा उठाते, यहाँ 1947 से लोग तिरंगा उठा रहे हैं। यहां बीजेपी के कहने से किसी ने तिरंगा नहीं उठाया। यहां जब बीजेपी पैदा भी नहीं थी तब भी यहां लोग तिरंगा उठा रहे थे, तब भी यहां के घरों पर तिरंगा था। खुला सपोर्ट नहीं करते थे, खुला सपोर्ट कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? यहाँ कांग्रेस ने 10 बार हुकूमत बनाई, कर्फ्यू और हड़ताल के। अरे भाई ये तो पिछले 30 साल से पीछे जाओ। तो मैं कह रहा हूँ 370 से पहले की ही बात मैं कह रहा हूँ। वो 370 के जो हालात थे यहाँ देखो, तब भी लोग यहाँ बीजेपी ने तिरंगा नहीं लहराया, यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा लहराया। ये गलत बात है। ये इसे मैंने पहले ही कहा ना, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के नाम पर सिर्फ सियासत करती है, ये अपना वोट दे, ये उनको बता रहे थे। हालात यहाँ उस वक्त भी उतने खराब नहीं थे जब वो कह रहे थे कि हम कश्मीर में वो है, ये तब भी नहीं थे। हम कौमी परस्त हैं, यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग कौमी परस्त हैं, कौम परस्त लोग हैं।
غلط نہیں ہے، لیکن پروپیگنڈوں کو کیا کریں؟ میں نے یہی آپ نے ابھی بتایا جاتے جاتے، ہم نے 47 سے لے کر آج تک ہمیشہ ترنگے کا عزت کیا ہے، آج بھی کر رہے ہیں، پہلے بھی کر رہے تھے، ہم نے اس کی کوئی بے عزتی نہیں کی ہے، لیکن بے عزتی ہماری ہوئی ہے جس چیز کو سر پہ ہونا چاہیے تھا اس کو بی جے پی نے پاؤں کے نیچے رون دیا ہے، اس چیز سے ہم ناراض ہیں۔ تو ناظرین، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھی سینئر پولیٹیشین گلزار پردیسی صاحب، جنہوں نے اپنی پولیٹیکل کیریئر ہم سے شیئر کیا اور کیسے جذبات تھے ان کے، آپ نے خود بھی دیکھے، اور امید کرتے ہیں جن جذباتوں سے آج یہ اس طرح سے باتیں کرتے ہیں، آگے بھی یہ جذبات قائم و دائم رہیں گے۔